चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन और जो फैराडे लॉ है उसके एक्सपेरिमेंट्स, जो फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ प्रपोज किया। और कुछ टर्म है लाइक इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से होते हैं। स्टेशनरी चार्जेस से जो फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे हमने चार्जेस को एक ही जगह पर स्थिर माना था, उनका कोई मोशन वहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने लगभग इन चीज़ों को डील किया था। और उसके बाद में हमने आगे पढ़ा तो हमने कुछ ऐसे इफेक्ट पढ़े जिसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से, जो कि आपने पहले की छोटी क्लासेज में भी 9th-10th में भी कहीं पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं बाई मूविंग चार्ज और करंट, क्योंकि करंट में जो चार्ज होते हैं वो मूविंग होते हैं, एक जगह पर स्टेशनरी नहीं होते हैं। करंट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं चार्ज जो है वो फ्लो होता है। तो करंट या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद में जब ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें ये सामने आया कि भाई जो मूविंग चार्ज है या करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करे या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ऐसी संभावनाएं तलाश करने की कोशिश की गई, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है। हमारा फोकस इस चैप्टर में इस चीज पर रहेगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ईएमआई। ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन 1831 फेराडे एंड हेनरी, उन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए। और उनके डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट क्या रहा कि मैग्नेटिक फील्ड्स कैन प्रोड्यूस करंट्स। उनके एक्सपेरिमेंट्स में क्या प्रोसेस हो रही थी, जो प्रोसेस उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, एक बेसिक प्रोसेस है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो उस बेसिक प्रोसेस का डेफिनेशन अगर हम बोलें तो क्या है कि द बेसिक प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। तो द बेसिक प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ एंड हेंस करंट्स विद मैग्नेटिक फील्ड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम ईएमएफ और करंट्स को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। आप लोगों ने इंडक्शन टर्म एक और पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम इंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा चार्ज इंड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर करंट इंड्यूस करने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में पढ़ते हैं।
A magnetic field can produce an electric field that can drive a current. This link between a magnetic field and the electric field it produces is now called Faraday's law of induction. यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और हम लोग जानते हैं कि करंट को ड्राइव करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना चाहिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए? उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनमें से हम यहाँ पर उनको कैटेगराइज कर सकते हैं 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में, और इनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने कंक्लूजन पर पहुंचे। इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द लूप द गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन। जैसा कि इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप, समझ में आ रही है बात आपको? ये जो मैग्नेट है इसको हम लूप की तरफ जो है इसको मूव करते हैं, और जब हम इसको मैग्नेट को लूप की तरफ ले जाते हैं, अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लूप है इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और इस लूप में कहीं पर भी हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही हम मैग्नेट को लूप की तरफ लेकर आते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें हम एक डिफ्लेक्शन देखते हैं, और आर्बिट्रेरली हमने इस डिफ्लेक्शन को राइट साइड में शो किया है। वो हमारा कंसिडरेशन नहीं है कि वही डिफ्लेक्शन राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, हमने आर्बिट्रेरली शो कर दिया कि भाई कोई करंट यहाँ पर जो है मिलती है, और उसके लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमने राइट साइड में शो किया। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया जिसमें एक लूप लिया, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और एक मैग्नेट को उस लूप के पास में जब लेकर आए तो वहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन जो है ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हमने ऑब्जर्व किया, अब इस बार हमने क्या किया है, जो मैग्नेट है उसको बिल्कुल लूप के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि हमने मैग्नेट को लूप के अंदर जो है लेकर आए हैं, लूप के बिल्कुल पास ले आए हैं लगभग, और वहां पर हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है। हम वहां पर मैग्नेट को कोई मोशन नहीं करवा रहे हैं। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेट और लूप के बीच में रिलेटिव मोशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैग्नेट जो है वो लूप के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो हम ये देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, कोई करंट यहाँ पर इंड्यूस नहीं हो रही है। इवन व्हेन द मैग्नेट इज इनसाइड द लूप, चाहे आप मैग्नेट को पूरा लूप के अंदर ले आए तब भी वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब मैग्नेट स्टेशनरी होगा। थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि हम जो मैग्नेट है उसको अब हम जो लूप से है दूर लेके जाते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। When the magnet is moved away from the loop, the galvanometer deflects in the opposite direction, indicating that the induced current is opposite that shown in part A। यानी कि जब हम मैग्नेट को लूप से दूर लेकर जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट में होगा। तो पहले हमने डिफ्लेक्शन राइट साइड में शो किया था, तो अभी यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो उसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में होता है। इसका मतलब है कि अब इस सिचुएशन में जो करंट यहाँ पर इंड्यूस हो रही है, इस सिचुएशन में जो यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रही है वो पहले वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है, और एक और स्टेप और यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट की देखते हैं। फाइनली इफ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द लूप इज मूव्ड आइदर टुवर्ड और अवे फ्रॉम इट, द निडल डिफ्लेक्ट्स। तो हमने इससे पहले वाले
जो स्टेप्स थी उसमें हमने मैग्नेट को जो है मोशन प्रोवाइड की थी, मैग्नेट को लूप के पास लेकर आ रहे थे, उससे दूर लेकर जा रहे थे, और इस प्रोसेस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि लूप को मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और लूप को मैग्नेट के पास लेकर आएं, उससे दूर लेकर जाएं, तब भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडे का जो उन्होंने किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसमें हमने दो लूप बनाए हैं या दो कॉइल हमने यहाँ पर काम में लिए हैं। आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट कॉइल है जिसमें कि हमने इसको सीधा एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है और इसमें कहीं भी कोई बैटरी सोर्स नहीं जोड़ा है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर से इस कॉइल को कनेक्ट किया है। सेकेंड लूप में हमने एक कॉइल को एक रेजिस्टेंस की हेल्प से और एक स्विच की हेल्प से बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ए करंट इंड्यूसेस एंड दस एन ईएमएफ ओनली व्हेन द करंट इन द राइट हैंड लूप, राइट हैंड लूप यानी कि ये जो लूप की बात कर रही है जिसमें स्विच लगा हुआ है, द राइट हैंड लूप इज चेंजिंग आइदर टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ द स्विच एस। यानी कि जो राइट हैंड लूप है, इस लूप के अंदर अगर करंट चेंज होता है तो करंट चेंज कब होगा, जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे या स्विच को ऑन करेंगे। सपोज कीजिए हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट फ्लो होगा, और बैटरी से जब करंट फ्लो होगा तो हम कहते हैं कि पहले सर्किट में करंट जीरो थी, और जब बैटरी से करंट फ्लो होगा तो करंट अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगी, अचीव करेगी। तो उस ड्यूरेशन में करंट जो है वो चेंज हो रही है राइट हैंड लूप में। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू तक पहुंचती है, तब भी हम कहेंगे कि करंट इज चेंजिंग इन राइट हैंड लूप। तो उस सिचुएशन में इस लेफ्ट हैंड लूप में गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट क्या है कि एक करंट इंड्यूसेस ओनली व्हेन द करंट इन द राइट हैंड लूप इज चेंजिंग एंड नॉट व्हेन इट इज कांस्टेंट। यानी कि जब आपने स्विच बंद कर दिया और स्विच बंद की टाइम हो गया, अब सर्किट में करंट जो है राइट हैंड लूप में करंट जो है फर्दर चेंज नहीं हो रही है, वो अपनी सेचुरेशन वैल्यू को आ गई है, तो वहां पे करंट चेंज नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होती। यानी कि करंट कब इंड्यूस होती है, जबकि राइट हैंड लूप में करंट चेंज हो रही हो। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखें। अगर आप देखें जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसको अगर हम समझें तो क्या चल रहा है यहाँ पर, देखें कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें फर्स्ट स्टेप में कि जिसमें स्विच क्लोज किया गया है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर एक करंट सेटअप होती है, और उस करंट सेटअप की वजह से आप समझेंगे कि इस लूप में से करंट फ्लो होगी राइट हैंड लूप में से, और राइट हैंड लूप में से जब करंट फ्लो होगी तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर से क्या होगा, इस लेफ्ट हैंड लूप से पास होगा, और जब करंट चेंज होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज होता है। तो इस तरीके से वो मैग्नेटिक जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो यहाँ पे करंट जो लेफ्ट हैंड साइड लूप है इसमें से करंट इंड्यूस होती है। तो जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं इस लूप से करंट चेंज होती है, उस करंट की वजह से लेफ्ट हैंड साइड लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकेंडरी लूप में करंट इंड्यूस होती है। सर ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास में, जो हमारे एक्सपेरिमेंट से फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने आती है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए सर्किट द सेकेंडरी सर्किट इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वाले में तो हमने मैग्नेट और लूप लिया था, सेकंड वाले में हमने दो सर्किट लिए थे, प्राइमरी जिसमें बैटरी कनेक्ट है, सेकेंडरी जिसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट can be induced in a circuit, the secondary circuit in the second experiment by a changing magnetic field. The induced current exists for only a short time while the magnetic field through the secondary coil is changing. Once the magnetic field reaches a steady value, the current in the secondary coil disappears. And changing the direction of the magnet's motion changes the direction of the
करंट इंड्यूस्ड बाय द मोशन। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फैराडे का कंक्लूजन क्या है? फैराडे कंक्लूडेड दैट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। An induced EMF is produced in the secondary circuit by the changing magnetic field, क्योंकि दोनों ही केसेज में मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज हो रहा। The current produced in the loop is called an induced current। जो करंट वहां पे इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड करंट। The work done per unit charge to produce that current to move the conduction electron that constitute the current is called an induced EMF। यानी कि जो लूप के अंदर चार्जेस को मूव करने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है जो वहां पे किया जाता है, वो कहलाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ के बारे में हम सेल के साथ में भी पढ़ चुके हैं। तो वही यहाँ पर ये ईएमएफ हमने इंड्यूस किया है, इसलिए हमने इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द करंट एंड ईएमएफ इज कॉल्ड इंडक्शन, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने क्या रियलाइज किया अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि एन ईएमएफ एंड ए करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए लूप एज इन अवर टू एक्सपेरिमेंट्स बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, अगर वो लूप से जो लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, अगर वो चेंज होता है तो वहां पर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। अगर वो कांस्टेंट है तो वहां पे ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कैसे पता करें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना है? तो इसके लिए हमने एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस काम में लिया, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम में लिया था। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम में लेते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है वो चेंज होगा, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू द लूप इज चेंजिंग विद टाइम। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होता है लूप में कब? जबकि लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर टाइम के साथ में चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब हम मैग्नेटिक फील्ड से किस पे आ गए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू द लूप इज चेंजिंग विद टाइम। यहाँ पर ये बात नोट करने लायक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप डज नॉट मैटर। The values of the induced EMF and induced current are determined by the rate at which that number changes। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 100 उससे पास हो रही है, वो मैटर नहीं करता। अगर वो नंबर चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। हमारी आवाज नहीं आ रही शायद। वेट फॉर मिनट, लेट मी कंप्लीट। The actual number of field lines passing through the loop does not matter, only the number जब टाइम के साथ चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या कह सकते हैं कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस। अब आप बोल सकते हैं।